हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात कर ली थी C4 साइकिल के बारे में, जिसमें हमने देखा किस तरीके से C4 पाथवे C3 पाथवे को कोऑपरेट करता है और जो प्लांट्स ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को बचाने में हेल्प करता है। हाई लाइट इंटेंसिटी पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पाथवे वही माना जाता है। आज हम एक स्पेशल पाथवे के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में कई बार यूज हुआ है, ऑल्दो ये साइकिल आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं की गई है। ये उन प्लांट्स में पाथवे फॉलो होता है जो सक्यूलेंट्स होते हैं। सक्यूलेंट का मतलब जो डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं जीरोफिटिक कंडीशन में। जीरोफिटिक का मतलब जहाँ पानी की कमी हो। वाटर स्क्रैसिटी में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे एडेप्टेशंस करते हैं जिनसे उनके वाटर का लॉस मिनिमाइज हो सके। जैसे उनके पास थिक क्यूटिकल होता है, उनके पास मल्टीपल एपिडर्मिस होती है, संकन स्टोमेटा होता है, बहुत केसेस में तो लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं जिसे फाइलोक्लाड कहते हैं। और उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है कि वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कर लेते हैं, मतलब जो रात में खुलता है और दिन में बंद हो जाता है। इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम होगा। अब सोच के देखो कि अगर स्टोमेटा दिन में बंद है, जब रुबिस्को एक्टिव होता है तब तो स्टोमेटा बंद है तो उसे CO2 मिल नहीं रही, और रात में जब स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो रुबिस्को इनएक्टिव है तो वो CO2 ले नहीं पा रहा। तो दोनों ही कंडीशन में फोटोसिंथेसिस रुबिस्को के थ्रू नहीं हो पा रही, क्योंकि वो दिन के समय में जब एक्टिव होता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है और जब रात के समय में स्टोमेटा खुलता है तो वो खुद इनएक्टिवेट हो जाता है। तब उन्होंने एक स्पेशल मेटाबॉलिज्म निकाला और इसको कहा गया क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि इसे ब्रायोफिल्म में डिस्कवर किया गया था जो कि क्रैसुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। पहला कंपाउंड एक एसिड बनता है, इसलिए इसका नाम क्रैसुलेशन एसिड हो गया, और उसका मेटाबॉलिज्म होता है इसलिए इसको क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहते हैं, CAM पाथवे, कैम्प। इसको इनवर्स स्टोमेटल साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा यूजुअली दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं, पर ये ठीक उल्टा होता है, रात में खुलता है, दिन में बंद होता है। इसको डायर्नल एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये एसिड जो है रात में बनती है, दिन में मेटाबोलाइज होती है, इसीलिए इसको डायर्नल एसिड साइकिल भी कहते हैं। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू C4 पाथवे, बिल्कुल सिमिलर होता है C4 पाथवे के। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर एक ही जगह पे काम होता है लेकिन दो समय में, रात और दिन। और C4 पाथवे में क्या था, एक ही समय पे काम होता है लेकिन दो जगह पर, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल्स। तो वहां पर जगह का अंतर था, समय एक था, यहाँ जगह एक है, समय का अंतर है, नाइट एंड डे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है और कैसे सिमिलर होता है टू ये C4 पाथवे। तो CAM पाथवे, दैट इज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, इसको डायर्नल एसिड साइकिल भी कहते हैं या इनवर्स स्टोमेटल साइकिल भी कहते हैं। ये उन प्लांट्स में होता है जिनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा हो, दैट इज ओपन्स ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोजेस ड्यूरिंग डे। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कैक्टस, ओपांशिया, एलोवेरा, आप सब जानते हैं, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। रात के समय में यहाँ स्टोमेटा खुलता है लेकिन रुबिस्को इनएक्टिव होता है, और दिन के समय में यहाँ स्टोमेटा बंद हो जाता है लेकिन रुबिस्को एक्टिव होता है। तो अब इसने क्या किया, ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में क्या है, स्टोमेटा ओपन है। स्टोमेटा ओपन है तो दूसरे एक CO2 एक्सेप्टर PEP ने CO2 को एक्सेप्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टेज और बना दिया 4 कार्बन एसिड ऑक्सालोएसिटिक एसिड, जस्ट लाइक C4 पाथवे। ये ऑक्सालोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं क्योंकि रुबिस्को क्या है, इनएक्टिव। तो हमने इस मैलिक एसिड को ऐसी जगह भेज दिया जहां नॉन यूजफुल चीजों को रखा जाता है। ये बात हम सेल चैप्टर में कर चुके हैं कि वैक्यूल एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म का जिसमें वो चीजें रखी जाएंगी जो अभी काम की नहीं है, बाद में जब काम की होंगी उसे निकाल लिया जाएगा। तो इस मैलिक एसिड को हम वैक्यूल में ऐड कर देते हैं क्योंकि वो अभी काम का नहीं है। तो हमने मैलिक एसिड को वैक्यूल में डाल दिया। अब हुआ डे, ड्यूरिंग डे ये वैक्यूल से बाहर निकाला गया मैलिक एसिड, लेकिन रुबिस्को मैलिक एसिड को नहीं पहचानता तो हमें CO2 निकालना पड़ेगा। प्रोसेस इज डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये रुबिस्को CO2 को RUBP में ऐड करेगा और C3 साइकिल चल जाएगी, जिसका एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है 3 ATP एंड 2 NADPH2। और ये जो रिमेनिंग 3 कार्बन है ये वापस PEP को रीजनरेट करेगा, जिसमें एक ATP AMP में कन्वर्ट हो जाएगी। वैक्यूल में डालना और निकालना
ये हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी बात हम सेल चैप्टर में कर चुके हैं कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्टोनोप्लास्ट, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और इसके अक्रॉस मूवमेंट हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज एनर्जी लग जाती है 1.5 ATP। तो टोटल ATP जो अब हम देखेंगे पर CAM साइकिल, वो कंजम्पशन भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। बट बिफोर दैट, this is the CAM pathway, exactly similar to C4 pathway. The only difference is it is occurring at 2 different times. During night आधा काम होता है, during day आधा काम होता है। जगह सेम है लेकिन समय अलग है। C4 pathway में जगह अलग होती है, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, लेकिन समय एक होता है। बाकी सारी चीजें exactly सेम होती हैं। So this is all about the CAM pathway. Let's see कि इसमें एक साइकिल में या पर CO2 फिक्सेशन में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अब हम इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 कार्बन फिक्स ड्यूरिंग CAM पाथवे। अगर हम एक रेसोल्यूशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे से किसी कार्बन को फिक्स करना हो तो जितनी एनर्जी लगती है वो तो C3 साइकिल, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज अ यूनिवर्सल साइकिल, है तो हर एक प्लांट में होनी ही है। तो ये इतनी एनर्जी तो C3 साइकिल की लग गई। ये रीजनरेशन स्टेप पे 2 ATP, अब फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ, ATP AMP में कन्वर्ट हुआ है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट ग्रुप निकले हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ATP के बराबर एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। बहुत बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं कि लिखा तो 1 ATP है पर कैलकुलेट 2 क्यों किया है, बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू AMP नॉट ADP। अगर वो ADP में कन्वर्ट होता तो हम एक ही ATP काउंट करते, लेकिन क्योंकि वो AMP में कन्वर्ट हुआ है इसलिए हमने 2 ATP काउंट की है। और ये मैंने एवरेज एनर्जी बताई है आपको, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और रुबिस्को की एक्टिवेशन इन सारी चीजों में लग जाती है। तो ये एक एवरेज एनर्जी बताई गई है पर कार्बन मॉलिक्यूल। तो टोटल करेंगे तो 6.5 ATP एंड 2 NADPH2 की एनर्जी लगती है। तो अब यहाँ तक हमने 3 साइकिल्स पढ़ ली हैं और उन सब की अगर हम एनर्जी का कंजम्पशन कंपेयर करें, हमने अभी तक 3 साइकिल्स पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने सिर्फ C3 साइकिल पढ़ी, तो C3 साइकिल पर कार्बन जो एनर्जी हमें चाहिए वो लगती है 3 ATP एंड 2 NADPH2। C4 साइकिल अगर हम बात करें तो इसमें लगती है 5 ATP 2 NADPH2। और अगर हम CAM पाथवे की बात करें तो इसमें लगती है 6.5 ATP 2 NADPH2। ठीक है, तो ऐसे इन जनरल देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी C3 पाथवे में लगती है, लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी पर हम अभी भी सबसे एफिशिएंट C4 साइकिल को ही मानते हैं। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि लो लाइट इंटेंसिटी पे मोस्ट एफिशिएंट साइकिल इज C3 साइकिल, बट हाई लाइट इंटेंसिटी पे मोस्ट एफिशिएंट साइकिल इज C4 साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। ये आपको इकोलॉजी में भी ये नाम आपको मिलेगा, ये आपको कई जगह मॉर्फोलॉजी में भी नाम मिलेगा। तो ऑल्दो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी करना जरूरी है। एंड इट इज क्वाइट सिंपल, इट इज वेरी सिमिलर टू C4 पाथवे। बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस 2-4 की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बताऊंगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।